नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह चल रहा है। 1925 से लेकर 2025, अब ये 2026 आ गया। सितंबर 1925 में उद्घाटन हुआ और आज 2026, अब 100 वर्ष का ये कार्यक्रम 1 साल तक लगातार चलना है। अच्छी बात है। किसी भी संगठन के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है और इसलिए उस संगठन की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे थपेड़ों से गुजरते हुए एक संगठन 100 वर्ष की अपनी अमूल्य यात्रा को पूरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संगठन के प्रमुख या संगठन के अंदर विभिन्न विचारों पर चर्चा होती रहती होगी, संगठन के प्रमुख के साथ, संगठन के विभिन्न आइडियोलॉग के साथ। और जैसा हमने बताया कि बहुत सारे थपेड़ों से गुजरता हुआ 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है। लेकिन सवाल है कि उस संगठन को और संगठन के मुखिया को सही और गलत का भान नहीं है, या अपने तरीके से वो परिभाषित करते हैं सही क्या है और गलत क्या है, या उनको ये लगता है कि चूंकि इतने बड़े विशाल संगठन के वो नेतृत्व करता है, इसलिए उनके मुखारबिन से जो कुछ भी बात निकलेगी वो सही होगी और दुनिया को उसी को सही मान लेना चाहिए। क्या ऐसे भाव की बहुलता हो गई है संगठन में, या मुखिया किसी और रास्ते पर चल पड़े हैं? इसके पहले भी संगठन के मुखिया ने कई विवादास्पद टिप्पणी की है और जब कभी भी विवादास्पद टिप्पणी की, हमने पूरी कोशिश की विनम्रता पूर्वक उस टिप्पणी का विरोध करें। उसके बारे में विरोध क्या करें, उसके बारे में दुनिया को बताएं, चुप ना रहें। और यही संघ की फिलॉसफी भी है कि अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको प्रकाश में लाना चाहिए। योगी जी के बारे में जो चल रही थी बात, उस पर हमने एक बार प्रतिक्रिया दी थी और आप दर्शकों ने उसे सराहा था। और आज मैं पूरे पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप सभी हमारी बात से सहमत होंगे। मेरा कन्विक्शन कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि जो कुछ भी मैं कहूंगा उसे आप निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। मैं हैरान हूं कि चार्ल्स डार्विन के थ्योरी पर चलना चाहते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, या हर्बर्ट स्पेंसर की आत्मा मोहन भागवत में घुस गई है। अब मैं चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, बहुत कम लोगों को या बहुत सारे लोगों को, लोग उनको मिसकोट करते हैं कि डार्विनियन थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और जो संसार है उसमें जो मजबूत है वो कमजोर को गिराएगा और मजबूत आगे बढ़ेगा। असल में यह डार्विन की थ्योरी नहीं थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डार्विनियन थ्योरी को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया और डार्विन ने जब लिखा 1900 1800 19वीं शताब्दी की यह बात है, और ये सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना थी जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को चुनौती दी थी, धर्म को चुनौती दी थी। और उस दौर में डार्विन ने जब ये लिखा ऑन दी स्पीसीज ऑफ ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह किताब लिखी, उसके बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। उन्होंने इस तरह से नहीं अवधारणा की कि भगवान कहां है, ईश्वर है या नहीं है। उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में अपनी समझ को दुनिया के सामने में रखा, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिख करके। लेकिन उस थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने और बाद में कालांतर में कैपिटलिस्टों ने और कैपिटलिज्म के प्रतिपादकों ने आगे बढ़ाया। और आप हैरान होंगे, इकोनॉमिस्ट माल्थस से आखिर में चार्ल्स डार्विन को प्रेरणा मिली थी। माल्थस की जो थ्योरी थी वो आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी
और इस यूनिवर्स की जो कैपेसिटी है जनसंख्या को फीड करने की, वो लिमिटेड है। तो जनसंख्या का ग्रोथ मल्टीप्लाई होता है, क्वांटम होते रहता है उसके ग्रोथ में। उसका जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, और जो जो नेचर का, जो हमारे पास जो नेचर की उत्पत्ति है, उसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद से उन्होंने इन्फरेंस ड्रॉ किया और तब उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। लेकिन बात मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, आ रहा हूं मूल विषय पे, लेकिन आपको नेपथ्य जानना बेहद जरूरी है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्वाइन किया ये शब्द। डार्विनियन सोशलिज्म जो था उसको उन्होंने दूसरे तरीके से कहा। डार्विन ने कहा कि ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम चिंपैंजी से मानव तक आए हैं। और वो लगातार पूरी दुनिया में शोध कर रहे थे कि अगर एक ही इलाके में एक ही स्पेसीज के पक्षी, लेकिन उसकी आकृति अलग अलग है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो कोई ना कोई निर्माण करता है जो बड़े करीने से इसको सजा रहा है बाद में। और इसी यही उनका कॉन्फ्लिक्ट था कि ईश्वर इसे बना रहा है, पूरे यूनिवर्स का निर्माण ईश्वर ने किया है, या ये एक इवोल्यूशन है, प्रकृति का इवोल्यूशन है। और इसी द्वंद्व में आखिर तक वो फंसे रहे। बाद में उन्होंने इस कंक्लूजन पर वो पहुंचे कि नहीं, ये इवोल्यूशन का ये है, कोई ईश्वर नहीं है। खैर, वो विवाद होता रहा। बाद में बहुत सारे फिजिसिस्ट ने उनको, उनके ही थ्योरी को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका संबंध मोहन भागवत से क्या है? उसका संबंध इसलिए मोहन भागवत से है क्योंकि कल एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ मुंबई में। मुंबई में उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। सुभाष घई को बुलाया गया, प्रसून जोशी को बुलाया गया, और एक किरदार सलमान खान जी को बुलाया गया। सलमान खान जी सुभाष घई और प्रसून जोशी के बीच में बैठे, और सलमान खान एक कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, इस तरह से सुने जा रहे हैं कि बस सुन लेना है। लेकिन मोहन भागवत जी को सलमान खान में महान जन नजर आया। महान जन, महाजन उन्होंने कहा। सलमान खान जी को मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं जब लोगों से पूछता हूं कि ये ड्रेस, लड़कों से पूछता हूं ये ड्रेस क्यों पहनते हो, तो लड़का कहता है कि ये सलमान खान पहनते हैं। तो सलमान खान क्यों पहनते हैं, मालूम नहीं। तो सलमान खान के पहनने से तुम क्यों पहनते हो, तो मालूम नहीं। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उसको समाज फॉलो करता है, और सलमान खान महान जन है। सेलिब्रिटी तक भी बात अगर रहती तो मैं शायद यह कार्यक्रम आज नहीं कर रहा होता। लेकिन जब मोहन भागवत जी ने कहा कि सलमान खान महान जन है, तो फिर मुझे आजकल जो कालनेमी के रूप में घूम रहे हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें कालनेमी कह रहा है, मैं उस शंकराचार्य की याद दिलाना चाहता हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूं, वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। थोड़ी बहुत उनको संस्कृत की थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत उन्होंने हो सकता है कि अध्ययन भी किया हो अपने ग्रंथों का, सनातन के ग्रंथों का। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया है। वो शंकराचार्य पहुंचे थे मुंबई शादी में, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में, और उसके बाद वो गए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने, और उसके बाद वो सलमान खान से मिले थे। अब सलमान खान मोहन भागवत के कार्यक्रम में आते हैं और मोहन भागवत जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मोहन भागवत जी को सलमान खान में महान जन नजर आता हो। ऐसे सलमान खान जो अपनी प्रेमिका को सिगरेट से जलाता हो, ऐसे सलमान खान जो थप्पड़ लगाता हो, गाली गलौज करता हो, फिल्मों के सेट पर जाकर के थप्पड़ लगाता हो, गाली गलौज करता हो, अपनी प्रेमिका को फिल्मों से बेदखल करवाता हो, और फिर जब प्रेमिका फिल्म से बेदखल हो जाए उनके घर पर सरेआम जाकर के गाली गलौज करता हो, शराब पी करके नाटक करता हो। ऐसे सलमान खान जो विश्नोई समाज के नहीं, किसी भी
आप सभ्य समाज के लिए काला हिरण एक अमूल्य चीज है। काले हिरण का की हत्या करता हो, शिकार करता हो, ऐसे सलमान खान जो फुटपाथ पर सो रहे गरीब को कुचल के निकल जाते हो शराब के नशे में, ऐसे सलमान खान जिनके ऊपर आरोप लगता हो कि सूरज पंचोली को अपने रसूख का फायदा पहुंचाते हुए जिया खान के केस में बरी करवाया हो, ऐसे सलमान खान जिनके ऊपर आरोप लगता है कि विवेक ओबराय को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, ऐसे सलमान खान जिन्होंने अरिजीत सिंह को मजबूर कर दिया प्लेबैक सिंगिंग से खुद को अलग करने के लिए, ऐसे सलमान खान जिन्होंने मजबूर कर दिया सोनू निगम को, ऐसे सलमान खान जिन्होंने न जाने कितने टैलेंट को तबाह कर दिया, उस सलमान खान में महान जन नजर आ रहा है। ऐसे सलमान खान जिसके ऊपर गंभीर आरोप है कि सुशांत सिंह की हत्या में, उनके साजिश में सलमान की कुछ न कुछ भूमिका है, सीधे तौर से तो नहीं है, लेकिन उनकी हत्या में, जिस हत्या को जिसको सीबीआई कह रही है सुसाइड, उसको हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो हत्या है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सुशांत की हत्या हुई। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दिशा सालियान एक अबला लड़की की बीभत्स तरीके से गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। कमाल की स्थिति है। हमारे मोहन भागवत जी हर्बर्ट स्पेंसर बन रहे हैं कि मैं बलशाली हूं और हम दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं वही कानून है, मैं जो कह रहा हूं वही नियम है। हमारे मोहन भागवत जी में रॉकफेलर की भी आत्मा घुस गई है, कार्नेगी की भी आत्मा, कार्नेगी की भी आत्मा घुस गई है। रॉकफेलर कहते थे कि बड़े गुलाब को अगर खिलना है तो छोटे गुलाब को मारना पड़ेगा। और उसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर सारे कैपिटलिस्टों ने अपना एक प्रकार से उसको मजमून समझ लिया डार्विन के खत का। डार्विन की किताब कुछ और थी, कुछ और कह रहा था, लेकिन डार्विन के किताब का मजमून यह हो गया कि नहीं, जो ताकतवर है वो कमजोर को मार के ही आगे बढ़ेगा। और ये एक इवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन की एक सतत प्रक्रिया है, इसी से आगे